साइंटिफिक कम्युनिटी को क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये फिलॉसफी क्लासिकल मैकेनिक्स से कैसे डिफरेंट होती है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमने क्या शुरू करना है बताओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भाई प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 उसका चैप्टर नंबर 2 है और इसका नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसमें पहला टॉपिक क्या होगा हमारे पास, नीड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या है, इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। फिर हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फिर हमारे पास क्या है, क्लासिकल वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स। देखो आपको एकदम से हमने तो क्या पढ़ना था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बजाय हम नीड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी होती है, एटॉमिक मॉडल, अब बेटा यहाँ पर आ जाओ, जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी होती है, एटॉमिक मॉडल उसी के ऊपर बेस्ड है। हाँ बेटा बोलो, कौन सी क्लास? बेटा क्लास लग रही है, बेटा आप बैठ जाओ पहले। अभी आप क्लास अटेंड कर सकते हो। तो आपके दिमाग में आएगा हमको तो क्या पढ़ना था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम ये क्या पढ़ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि मॉडर्न जो क्वांटम थ्योरी है वही एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा ना, बोर मॉडल है या सोमरफेल्ड मॉडल है या आपका क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम होता है। ये सारे मॉडल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, क्वांटम थ्योरी से। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन ही कौन करता है, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्वांटम थ्योरी ही एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो मॉडल्स हैं उनको पढ़ने से पहले आपको क्या मालूम हो कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कैसे हुई। भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटॉमिक मॉडल्स हैं, उनको समझने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स में और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस होता है और क्वांटम मैकेनिक्स शुरू कैसे हुई। ओके, तो पहले हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, कि क्लासिकल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट आइडियाज क्या होते हैं। तो बताओ पहले भाई, यहाँ पर डेफिनेशन इसकी बताओ, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। क्लासिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फेनोमेना रिलेटेड टू मोशन एंड एनर्जी। बोलो भाई, फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि मोशन और एनर्जी से जुड़ी हुई घटनाओं को एक्सप्लेन करती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़े होंगे और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपने पढ़ी होगी ड्यूरिंग अर्ली क्लासेस। ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको इस्तेमाल करते हुए फिजिक्स की जो ब्रांच एक्सप्लेन करती है मोशन और एनर्जी से जुड़ी हुई घटनाओं को, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चौक है, अगर ये ऐसे मूव करने लग जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ कैसे आएगी, 12 mv², इजंट इट। और अगर चौक घूमना शुरू कर दे तो इसकी रोटेशन एनर्जी क्या आएगी, 1/2 I⍵²। पता होगा ना, अगर ये ऐसे फेंक दे इसको, इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो हमको पता है भाई, सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करो और वैल्यू कैलकुलेट कर लो। भाई क्लासिकल मैकेनिक्स में हर चीज़ के फॉर्मूले नहीं होते क्या। अब बेटा बताओ, अगर मान लिया एक बॉल, अगर ये पत्थर इस तरफ भाग रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12 mv²। इसका मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सिंपल फॉर्मूलों से आप इसका मोमेंटम या एनर्जी मालूम कर सकते हो। ठीक है ना, ये क्लासिकल मैकेनिक्स ही है आपकी। ओके,
तो इसके हम एक बार थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या होते हैं इसके पॉइंट। पहली बात तो क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ किस पे लागू होती है? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे, ठीक है, जो बड़े पार्टिकल्स हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही बड़े पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक नहीं। यहाँ पर इसका मीनिंग है अगर किसी पार्टिकल का साइज 10 की पावर 9 मीटर से क्या है ज़्यादा, तो क्या कहलाएगा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। तो 10 की पावर -9 मीटर से बड़े साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ही क्या होती है अप्लाई, उनसे नीचे बोलो भाई, यानी डस्ट पार्टिकल से लेके और लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स तक क्लासिकल मैकेनिक्स ही लगती है। फिर इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर आपको फोर्स, वेलोसिटी और इनिशियल पोजीशन पता हो, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर लगने वाली फोर्स, उसकी वेलोसिटी और उसकी इनिशियल पोजीशन पता हो, तो आप उसकी फ्यूचर में प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हो, उसकी फ्यूचरिस्टिक पोजीशंस आप मालूम कर सकते हो। आपको कैसे कैसे, ये ऐसे आप ये बताओ, अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है क्या? क्या अर्थ सूरज के चारों तरफ नहीं घूमती क्या? तो हमको ये पता होता है कि अर्थ की वेलोसिटी क्या है, हमको पता होता है ना भाई कि अर्थ की वेलोसिटी क्या होती है। तो हमको ये पता है कि जब ये अर्थ घूमती है तो हमको उसकी वेलोसिटी पता है, हमको उसकी ट्रेजेक्टरी पता है। तो हमको पता नहीं होता कि साल के इस वक्त अर्थ यहाँ है तो साल के इस वक्त अर्थ कहाँ पर होगी, हमको पहले से ही पता होता है और उस वक्त वो वहीं पर होती है। नहीं बेटा, आपको होता ना ऐसा? या आपने क्रिकेट देखा हो, वहाँ बताओ क्या होता है, वहाँ पर जो बल्लेबाज होता है कई बार वो LBW आउट नहीं होता क्या? तो जब बॉल जो टकराती है फर्श के ऊपर, वो उछल के ऐसे आती है, ठीक है, तो हालांकि वो पैड से लग के रुक जाती है, लेकिन उससे नहीं एक एनिमेशन सा होता है कि यहाँ टकरा के यहाँ जा रही थी। उन्हें कैसे पता लगा ये वहाँ जा रही थी भाई? वो तो रोक ली गई है बॉल तो ऑलरेडी, क्योंकि उनको पता है बॉल की वेलोसिटी क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी इसकी, उसको फ्यूचरिस्टिक पोजीशन पता होती है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। कुछ आपको पता, आपको पहले पढ़ी। और एक क्या होता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड कॉन्टिन्यूसली। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस। आप कहोगे ऐसे कैसे, आप बताओ। क्लासिकल थ्योरी में लाइट को क्या मानते हैं, वेव। आपको पता है लाइट को सबसे पहले क्या मानते थे, बिल्कुल शुरू में पार्टिकल। जो न्यूटन थे वो लाइट को क्या मानते थे स्टार्टिंग में, ये सन 1700 के बाद है, 1700-1600 के आसपास की, अब मुझे याद नहीं, बिल्कुल शुरू में ये मानते थे कि मान लिया जब आप कोई मोमबत्ती जलाते हो ना, तो जो उसमें से लाइट निकलती है तो उसमें से टुकड़े निकलते हैं प्रकाश के, लाइट के, ये मानते थे। लेकिन फिर पता लगा फिर वही, लेकिन फिर क्योंकि जो पार्टिकल हैं वो आपस में इंटरफियर नहीं करते, दो पार्टिकल इंटरफ्रेंस शो नहीं करते, तो जो हाइगन थे उन्होंने क्या बोला कि लाइट होती है वेव। लाइट क्या होती है, वेव। वेव कैसे भाई बताओ, अगर आप पानी में दो पत्थर डालोगे तो दो वेव नहीं बनेगी जो, क्या वो वेव्स आपस में इंटरफेयर नहीं करती क्या? क्या वो वेव्स आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे ऐसे? अरे बोलो भाई, इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं आते क्या? दोनों आपस में ऐसे काटेंगी वो, उसको हम बोलते हैं इंटरफ्रेंस पैटर्न, है ना। और उससे फिर हमारे पास क्या बनते हैं, ब्राइट और डार्क, सॉरी हमारे पास हाई वैल्यू। जब तालाब में अपने दो पत्थर डाल दिए तो वहाँ पर लहरें नहीं निकलती क्या? दो लहरें बनेंगी और आपस में टकराएंगी और ऐसे उसमें क्या बनेंगे, अप और डाउन नहीं बने, ट्रफ और क्रस्ट, वहाँ पर उनकी फॉर्मेशन होएगी। होता ना ऐसा, इजंट इट? तो इंटरफ्रेंस सिर्फ कौन करता है? मैं दो पत्थर रख दूँ जमीन पे, वो इंटरफेयर करते हैं आपस में, इंटरफ्रेंस नहीं। दो वेव्स बनाऊं तालाब में, वो इंटरफ्रेंस पैटर्न, वो वेव्स क्या करेंगी, इंटरफ्रेंस पैटर्न, इनकी वेव्स आपस में कटेंगी नहीं क्या? तो जहां पर वेव्स जुड़ जाए वो तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। जहां पर वेव्स क्या हो जाए, सब्ट्रैक्टिव, वो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। तो फिर भाई लाइट भी क्या शो करती है, आपने पढ़ा होगा BSc में, 12वीं में, लाइट भी क्या शो करती है, इंटरफ्रेंस पैटर्न शो करती है भाई लाइट, इजंट इट? तुम क्या कहेंगे,
अगर लाइट के दो सोर्स हों तो लाइट पे क्या शो करती है? इंटरफेरेंस पैटर्न। पता हो ना आपको? मान लिया दो स्लिट है, एक स्लिट यहाँ है, एक स्लिट, दोनों से लाइट निकल रही है और ये स्क्रीन है, तो पता स्क्रीन पे क्या होगा? ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस आएंगे, क्योंकि लाइट कई जगह पे ऐड हो रही है, कई जगह पे क्या हो रही है? सब्ट्रैक्ट। तो ऐसी घटनाओं ने क्या प्रूव कर दिया कि लाइट क्या होती है? वेव। तो पहले लाइट को क्या मानते थे? उसको बोलते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लेकिन बाद में बोले लाइट तो क्या होती है? लाइट तो वेव होती है। वही हाइगन ने बात प्रूव कर दी। अदरवाइज आप डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, रिफ्रैक्शन ऐसी घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को मानना ही क्या पड़ता है? वेव। ठीक है। अरे हाइगन प्रिंसिपल होता है एक, जो लाइट को वेव प्रूव करता है, रेडिएशन को वेव प्रूव करता है। ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं 1865 में मैक्सवेल ने ये बता दिया कि कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी हैं? वो क्या होती हैं आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन मैक्सवेल ने क्या बता दिया कि वेव्स भी कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की। और हर्ट्ज ने प्रूव कर दिया कि हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि लाइट वेव होती है और कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बात आप मानते हो भाई कि इस तरह से कॉर्पस्कुलर थ्योरी दबा दी गई बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सभी घटनाओं में लाइट कैसे एक्ट कर रही थी? एज वेव। बात आपको पहले पड़ गई। तो लाइट को निर्विवाद रूप से क्या मानते हैं हम आज के, मतलब क्या मानने लगी? तो दुनिया वेव मानने लगी। ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि लाइट वेव होती है, ये मानते हो आप अब? इसीलिए आपने 12वीं में पढ़ा होगा। ठीक है। लाइट का एक साइनोसॉइडल नेचर होता है। बताओ ना आपको लाइट क्या होती है? साइन वेव। क्या होती है? साइन वेव। अब आप बताओ, वेव होती कॉन्टिन्यूस। वेव क्या होती है? हमेशा दुनिया की हर वेव कॉन्टिन्यूस होती है। कॉन्टिन्यूटी से मेरा मतलब क्या होता है? मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मान लिया यहां पर मैंने एक धागा बांध दिया, मान लिया यहां पर मैंने एक रस्सी बांध दी, ठीक है बात, और यहां इस रस्सी को पकड़ के मैंने ऐसे किया, तो क्या इसके अंदर लहरें बन जाएंगी? तो क्या ऐसा पॉसिबल? मान लिया ये रस्सी है, मान लिया रस्सी है ये 100 मीटर की, कितनी हुई? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5 मीटर तक तो लहरें बने, फिर 10 मीटर रस्सी क्या रह जाए? फ्लैट, फिर 5 मीटर लहरें आ जाए? कैसा होगा कभी भी? या तो रस्सी पूरी तरह अपनी खींच रखी है तो फ्लैट है, ऐसा नहीं होगा कि लहर फ्लैट रस्सी, लहर फ्लैट रस्सी, लहर। दुनिया में कोई वेव क्या नहीं होती? डिसकंटिन्यूअस। या आप तालाब, मान लिया तालाब में एक जगह पे ऐसे भैया आप एक बॉल को बांध के धागे से ऐसे कर रहे हो, तो उससे वेव्स निकल रही ना। तालाब में एक जगह पे एक बॉल ऐसे वाइब्रेट कर रही है तालाब की उसकी अरे सरफेस पे, तो वहां से ऐसे लहरें नहीं बनेंगी क्या चारों तरफ? अरे भाई सर्कल से नहीं निकलेंगे, ऐसे दूर जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो आप मुझे तो कभी ऐसा होता है कि वो जो लहर चल रही है चारों तरफ, जो ये लहरें चलेंगी चारों तरफ, कभी ऐसा होता है कि 5 मीटर तक तो लहर है ऐसे, फिर फ्लैट पानी, फिर लहर है, फिर फ्लैट पानी, फिर लहर है? होता कभी ऐसा? हर जगह क्या होता है? लहर। लहर हमेशा क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूटी कब होती है? आप एक दीवार से रस्सी बांध के उसमें ऐसे लहरें बनाओ रस्सी में, और ऐसे बना के दिखा दो कि लहर फ्लैट रस्सी और लहर, ये पॉसिबल नहीं भाई। पूरी रस्सी में क्या होगी? लहर कॉन्टिन्यूअसली। समझे बात? तो लहरें हमेशा क्या होती हैं? वेव कभी क्या नहीं होती दुनिया में? एक सिंगल वेव क्या नहीं होती? डिसकंटिन्यूअस। वेव क्या होगी? ऐसा ही होगा, वेव यहाँ तक फ्लैट, वेव आ गई फ्लैट, नहीं, लहरें होगी वो लगातार कॉन्टिन्यूअस। तो क्योंकि ये थ्योरी क्या मानती है? लाइट क्या होती है? वेव। ये थ्योरी क्या मानती है? लाइट क्या होती है? वेव। तो जब कोई चीज़ लाइट एमिट करती है तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या एमिट करती है? ये थ्योरी मानती है लाइट वेव होती है। मानती होगी ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है।
तो इसके अकॉर्डिंग जब कोई मटेरियल लाइट एमिट करता है तो वास्तव में वो क्या एमिट कर रहा है? वेव। और वेव क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस। जब कोई चीज़ लाइट एमिट कर रही है तो लाइट की फॉर्म में क्या एमिट कर रही है? वो एनर्जी। बट वेव तो है ही है, लेकिन लाइट से क्या जुड़ी होती है? एनर्जी। तो जब कोई चीज़ लाइट एमिट कर रही है, आप इसको ऐसे बोलो, जब कोई चीज़ लाइट एमिट कर रही है, बोलो भाई। और लाइट क्या होती है? वेव। जब कोई चीज़ लाइट एमिट कर रही है तो वो एक तरह से लाइट में वेव होती है, तो वेव एमिट कर रही है। और वेव क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या है? जब कोई चीज़ लाइट एमिट करती है तो वो एक तरह से वेव एमिट कर रही है, और वेव की क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस। तो मैं ये कह दूं कि लाइट के साथ एनर्जी जुड़ी होती है, मैं ये बोल दूं। यानी जब कोई चीज़ लाइट की फॉर्म में एनर्जी एमिट कर रही है तो वो किसकी फॉर्म में जाएगी? और वेव क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस। यानी लाइट ही क्या है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लाइट से जुड़ी हुई एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। यानी कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, एमिशन भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। कुछ बात आपको पहले पड़ गई? तो क्लासिकल थ्योरी का ये आइडिया है। आ गया आपको ये? अरे बोलो भाई। क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन। अब जो ये क्लासिकल थ्योरी है ना, ये 4 घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये बेटा आपका बीएससी फाइनल में भी है, ठीक है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स 4 घटनाओं को एक्सप्लेन, क्लासिकल मैकेनिक्स से मैं आपको बताऊं 19वीं सेंचुरी के एंड तक, ये बात है 1890-95 की। क्या 1890-95 के पास पता आपको साइंटिफिक कम्युनिटी क्या मानती थी? आज से 125 साल पहले दुनिया ये समझती थी कि हमने तो सब कुछ खोज लिया है। और आप खुद सोचो उस टाइम पे क्या था? कुछ भी नहीं था भाई। लेकिन उस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी को ये लगता था कि हमने तो सब कुछ खोज लिया है, अब तो बस हर एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है और आंसर को 1 डेसिमल और एक्यूरेट निकालना है एक्सपेरिमेंट। क्योंकि वो क्लासिकल मैकेनिक्स के ज़रिए दुनिया में हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते थे। एक पार्टिकल है, वो अर्थ, अरे भाई वो अर्थ की मोशन होगी, प्लेनेटरी मोशन होगी, हर चीज़ क्या कर पाया करते वो? एक्सप्लेन। जो क्लासिकल फिजिक्स होती है ना, उसके ज़रिए दुनिया में होने वाली सभी घटनाओं को एक्सप्लेन किया जा सकता था। तो इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटी बड़ी सेटिस्फाइड थी कि अब हमें कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर 4 घटनाएं ऐसी आई जिनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है, और उन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए ही एक नई साइंटिफिक फिलॉसफी, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, उसकी शुरुआत हुई। ठीक है बात। और उस नई साइंटिफिक फिलॉसफी ने ही एटम को भी एक्सप्लेन किया। इसीलिए क्या बोला मैंने? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब समझ गए बात भाई? तो वो 4 घटनाएं कौन कौन सी बताई भाई? उनमें पहली घटना थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहली घटना कौन सी थी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये क्या होता है आपको आगे पढ़ाएंगे। दूसरी घटना थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरी घटना थी हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये क्या होते हैं आपको ये पढ़ा जाएगा। और 5वीं घटना थी स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। कुछ है आपको? अरे बोलो भाई। इन 4 घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाई भाई। कौन? क्लासिकल मैकेनिक्स। और इन 4 घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए ही एक नई साइंटिफिक फिलॉसफी आई, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। और उसने इन चारों को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया। और उसी ने फिर जो हमारे पास एटम होता है ना, क्या एटम, क्योंकि हम पढ़ तो क्या रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है भाई? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को फिर इस क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। क्लासिकल थ्योरी के बस का एटम नहीं था। क्लासिकल थ्योरी ने बड़े एटम के अजीबो गरीब डायग्राम दिए थे जो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हम थोड़ा पढ़े कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। आपको कुछ पहले पढ़ रहे? ठीक है, वेरी गुड।
तो ये थे भाई इंपॉर्टेंट आइडियाज क्लासिकल मैकेनिक्स के। अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम? इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ, बताओ, क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो बताओ भाई क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? देखो, क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर एंड इंटरैक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी ये विज्ञान की वो शाखा है जो बहुत छोटे पार्टिकल्स का बिहेवियर, उनका व्यवहार और उनका इंटरैक्शन, उसको एक्सप्लेन करती है। किसको इस्तेमाल करके? इन कॉन्सेप्ट्स को, किन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एंड कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। बात आपको पहले पढ़ी? तो भाई क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब ये क्या करेगी? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इंटरेक्शन और उनके बिहेवियर को, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं? वो छोटे पार्टिकल्स। नहीं समझे बात? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इंटरेक्शन और उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी ये। लेकिन किन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके? कॉन्सेप्ट्स लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भाई, इजंट इट, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और बोलो भाई, बताओ क्या 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 बोला था मैंने? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी होगी, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। क्या भाई? कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। इन चीज़ों को इस्तेमाल करके बताओ अपने एक्सप्लेन करना है। इनको हम पढ़ेंगे डिटेल्ड। बताओ इनको, अरबिन को इस्तेमाल करके आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को रैशनलाइज करना है। ओके, मतलब ये अरे ये मैंने आपको कुछ मेन कॉन्सेप्ट बताए हैं, इनके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको भाई यहाँ पर बल्कि हमको लिखना चाहिए ETC एटसेट्रा, क्योंकि भाई इसके अलावा और भी क्या हुआ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब बताओ पहले देखो भाई इसके की पॉइंट्स क्या हैं। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। भाई ये जो थ्योरी है ये सिर्फ छोटे पार्टिकल्स पे लगेगी जिनका साइज 10 की पावर -9 मीटर से क्या होगा? कम। 10 की पावर 9 मीटर से ज़्यादा था तो क्या लगी थी? क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्या लगेगा यहाँ पर? क्वांटम मैकेनिक्स के रूल लगेंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स के रूल बड़े अजीब होते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब रूल होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, ये आपको मालूम पड़ेगा आगे, ठीक है। और क्या होता है? ए वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री। बोलो भाई, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आप किसी पार्टिकल को वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री, एक उसका पाथवे अलॉट नहीं कर सकते क्या? आपको पता होता है कि जब बॉल मारी भाई तो ज़मीन पर टकरा के यहाँ पर जा रही थी, तो उसके एक पर्टिकुलर हमने क्या अलॉट कर दी? ट्रेजेक्ट्री। अर्थ की हमने क्या अलॉट कर रखी है? ट्रेजेक्ट्री। क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ों की प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री नहीं होती। क्वांटम वर्ल्ड में आप किसी चीज़ को प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री, ना ये और ना ये, समझे बात? ओके ओके, बल्कि वहाँ पर सिर्फ क्या होती है? पार्टिकल के मिलने की संभावना। हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर चीज़ों की प्रिसाइज पोजीशन नहीं होती, सिर्फ किसी पॉइंट पे उसके मिलने की संभावना होती है। वो यहाँ हो सकता है, ना भी हो। इसको आपको आगे बेटर तरीके से आपको समझने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और बताओ क्या होता है? तीसरा पॉइंट क्या है? द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड डिसकॉन्टिन्यूसली। अब एक बात आपने देख ली होगी, ये थ्योरी क्या बोलती है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूस। और एनर्जी किसकी फॉर्म में एमिट होती है? बेटा लाइट बोलो, लाइट। एनर्जी का एमिशन एब्जॉर्प्शन क्या मानती है? डिसकॉन्टिन्यूस। और एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलती है? लाइट की फॉर्म में। तो लाइट ही क्या होगी एक तरह से? डिसकॉन्टिन्यूस। तो अगर लाइट डिसकॉन्टिन्यूस होगी तो लाइट अपने आप क्या होगी? पार्टिकल, क्योंकि वेव हमेशा क्या होती है? कॉन्टिन्यूस। लाइट कभी क्या नहीं होती भाई, सॉरी, वेव कभी क्या नहीं होती कोई? डिसकॉन्टिन्यूस। अब ये थ्योरी क्या बोलती है कि एनर्जी का कोई चीज़ जब रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है
तो वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। अब वो एनर्जी क्योंकि लाइट की फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है, तो लाइट ही क्या होगी, एक तरह से डिसकंटिन्यूअस होगी भाई। तो एक तरह से इस थ्योरी ने क्या मान लिया कि लाइट क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस बोलते ही वेव कैरेक्टर क्या हो गया, खत्म, तो लाइट को क्या मानना पड़ेगा, पार्टिकल। तो ध्यान रखियो, क्लासिकल थ्योरी लाइट को क्या मानती है, वेव। क्वांटम थ्योरी लाइट को क्या मानती है, आप आगे पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा ना डी ब्रोगली नेचर, ड्यूल नेचर पढ़ा बेटा आपने, पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, ड्यूल कैरेक्टर, पढ़ा थोड़ा बहुत आपने आशीष। वो आइडिया कहां से आया डी ब्रोगली को, डी ब्रोगली को आइडिया कहां से आया कि लाइट पार्टिकल होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर रखेगा, पार्टिकल एज वेल एज वेव। क्योंकि डी ब्रोगली से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से पहले लाइट को ड्यूल कैरेक्टर अलॉट हो चुका था। लाइट को अगर मैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी को भूल जाऊं, अगर मैं क्या भूल जाऊं कुछ समय के लिए कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी कभी आई भी थी, जो शुरू में लाइट क्या मानी थी, पार्टिकल, भूल जाओ वैसे कोई थ्योरी आई थी, तो शुरू में लाइट को क्या मानते हैं, वेव, फिर लाइट को क्या मानने लगे, पार्टिकल। क्लासिकल थ्योरी पहले आई थी, वो लाइट को क्या मानती थी, वेव। क्वांटम थ्योरी आई, वो लाइट को पार्टिकल। तो कई घटनाओं में लाइट कैसे करती है, एज वेव, कईयों में एज पार्टिकल। तो बोले क्यों ना लाइट को क्या बोल दें, ड्यूअल कैरेक्टर। सिमिलरली आगे आएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पहले क्या मानते थे, पार्टिकल, लेकिन बाद में उसने कैसे भी हो गया कई जगह वेव की तरह। तो बोले लाइट पहले कैसे बिहेव करती थी, वेव, बाद में उसने कई जगह कैसे बिहेव किया, तो बोले इसके पास दोनों स्वभाव हैं। इलेक्ट्रॉन पहले कैसे बिहेव करता था, उल्टा, पार्टिकल, बाद में उसने कई जगह कैसे बिहेव किया, तो उसको भी क्या बोले भाई, ड्यूअल कैरेक्टर। देखा जाए तो मैटर भी क्या रखता है, ड्यूअल कैरेक्टर, और एनर्जी भी क्या रखती है, ड्यूअल कैरेक्टर। भाई दो ही चीज होती हैं, मैटर एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन को पहले क्या मानते थे, वेव, बाद में बोले पार्टिकल भी है, ड्यूअल कैरेक्टर। मैटर को पहले क्या मानते थे, पार्टिकल, बाद में क्या बोले इसको भाई, कि वेव भी है। रेडिएशन को पहले वेव मानते थे, बाद में बोले पार्टिकल भी है। मैटर को पहले पार्टिकल मानते थे, बाद में बोले वेव भी है। तो दोनों के पास क्या आ गया, ड्यूअल कैरेक्टर। कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है। अच्छा, और भाई चौथा इसका की पॉइंट क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स कैन एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी जिन घटनाओं को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्लासिकल मैकेनिक्स, उन घटनाओं को किसने एक्सप्लेन कर दिया, बताओ बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स ने। कुछ पहले बेटा आपको, ठीक है, ये सारा आगे इसको हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल्ड, कैसे एक्सप्लेन किया। तभी तो क्या है, अरे नीड फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स, कि क्वांटम मैकेनिक्स शुरू कैसे हुई। शुरू में क्वांटम मैकेनिक्स ही नहीं था कि हमको एटम की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करनी है। शुरू में एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स ना आई थी। शुरू में तो आई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो एटम को भी एक्सप्लेन कर सकती है, ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकती है। बाद में उसके बहुत फायदे पता लग गए। समझ गए बात कि नहीं आपको। अब थोड़ा भाई आपको थोड़ा नहीं है, हालांकि ये बात आपको पढ़ाएंगे अगर डिटेल्ड, लेकिन थोड़ा आपको एक कंपैरेटिव आइडिया हो जाए क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में। थोड़ा आपको भाई इन बातों को आगे इम्प्रूव करेंगे, लेकिन मैं बिना ज़्यादा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के आपको एक बेसिक कंपैरिजन दे रहा हूँ क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। क्लासिकल क्वांटम वर्ल्ड में क्या होती है, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी होती हुई ना, मैंने बोला था ना, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, पार्टिकल्स डू नॉट शो मल्टी एग्जिस्टेंस। मतलब अगर किसी चीज के ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल लगते हो तो वो चीज मल्टी एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो मेरे ऊपर कौन से रूल्स लगते हैं नेचर के, क्लासिकल।
भाई मेरा मास ज़्यादा है तो मेरे ऊपर कौन से रूल लग रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो मैं एक टाइम पे एक जगह हूँ कि एक टाइम पे दो जगह होता हूँ, मैं एक टाइम पे ही तो हूँ कि मैं इसी टाइम पे यहाँ भी हो सकता हूँ, नहीं। तो क्लासिकल वर्ल्ड में चीज़ें एक टाइम पे कहाँ होती हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि चीज़ें मल्टी एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकती। इस बात से आप एग्री करते हो? क्लासिकल वर्ल्ड में पार्टिकल्स एक जगह पे एक जगह होता है पार्टिकल, ठीक है। क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है, ए पार्टिकल कैन बी प्रेजेंट एट मल्टीपल पोजिशन इन स्पेस एट सेम टाइम। क्वांटम वर्ल्ड में एक चीज उसी टाइम पे कई जगह प्रेजेंट हो सकती है। यानी अगर मेरे ऊपर क्वांटम के रूल लगते हो ना, तो उस टाइम पे यहां भी होऊंगा, उसी टाइम पे मैं यहां भी होऊंगा, यहां भी। मतलब आपको मनदीप दलाल की बहुत सारी कॉपीज नजर आएंगी। आप सोचोगे भाई, आप चश्मे उतार के देखोगे तब भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि भाई मतलब हर जगह मैं उसी टाइम पे यहाँ भी होऊंगा, उसी टाइम पे मैं घर पे भी होऊंगा, उसी टाइम पे मैं स्कूल में भी, उसी टाइम पे यूनिवर्सिटी में भी, उसी टाइम पे खेत में भी। समझे बात? आपको कैसे कैसे? तो क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं? क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ें मल्टी एग्जिस्टेंस शो कर सकती हैं। आप कहोगे ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ बेटा, है ना सही? चलो इसको थोड़ा आगे आगे डिटेल तो आएगा 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 ही, लेकिन थोड़ा एक बेसिक आइडिया मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे ये बताओ, तालाब में आप एक पत्थर डालते हो, वो पत्थर एक पार्टिकल है, तो वो एक टाइम पे कहाँ पर होता है? ठीक है, मान लिया। लेकिन जो उसने वेव बनाई है, क्या वो वेव सिर्फ यहाँ पर होती है? वो वेव तो इस साइड भी चलेगी, इस साइड भी। वो तो वेव तो क्या होगी, चारों तरफ नहीं होती क्या? तालाब में आप एक पत्थर डालते हो तो पत्थर अपनी जगह होता है, उसने जो वेव बनाई है ना वो पूरे तालाब को भर देती है, उससे चलने वाली लहर पूरे तालाब में चलती है। क्या वो वेव पूरे तालाब को ऑक्युपाई नहीं कर लेती क्या? अब बात आपको पहले पड़ी। अब क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ें कैसे बिहेव करती हैं? वेव लाइक। क्वांटम वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन कैसे, इलेक्ट्रॉन जो है कि एक पार्टिकल है, वो बिहेव कैसे करता क्वांटम वर्ल्ड में? वेव लाइक। और आपको पता है वेव क्या हो सकती हैं? वेव सारा स्पेस भर लेती है। नहीं बता आपको पहले पड़ी। एक रस्सी बंद हो, यहां से लेके यहां तक रस्सी बंद हो, बंद रस्सी, उससे बेटा उस पे बीच में एक बेर बांध दो, तो पार्टिकल है, वो तो एक जगह है, पार्टिकल एक जगह होता होगा। लेकिन अब मैं इसमें लहर बना दूं तो आप कहोगे बस यहां लहर है कि पूरे रस्सी में लहर है। तो थोड़ा आपको आइडिया हुआ कि वेव क्या होती है? मल्टी एग्जिस्टेंट। समझे बात? तालाब में पत्थर एक जगह रहता है, वेव एक जगह नहीं रहती, ठीक है। तो अगर इसका समझे मैंने क्यों बोला था भाई, अगर मेरे ऊपर क्वांटम के रूल लगते हो तो मैं एक जगह पे मल्टीपल पोजीशंस पे एग्जिस्ट कर सकता हूं, ठीक है बात? ओके, और बताओ दूसरा क्या होता है? थिंग्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट कवरिंग द इंटरवेनिंग स्पेस। चीज़ें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकती बीच का स्पेस कवर किए बिना। अगर मेरे ऊपर क्लासिकल वर्ल्ड के रूल लग रहे हैं, अगर मेरे ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल लग रहे हैं, तो मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट पर नहीं जा पाऊंगा, मुझे बीच का स्पेस कवर करना ही पड़ेगा भाई। बात आपको पहले पड़ी? अच्छा, ये जो था मल्टी एग्जिस्टेंस का, जो इससे पहला पॉइंट था ना, जो पहले पे देख लो भाई, तो मुझे यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रैवल करना पड़ेगा ना, कि मैं यहाँ से गायब होके वहाँ पर प्रकट हो सकता हूँ बिना बीच का स्पेस कवर किए। क्लासिकल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल है, क्वांटम वर्ल्ड में पॉसिबल है। अगर मेरे ऊपर क्वांटम के रूल्स लगते हो ना, तो मैं यहाँ सिंपली चुप डिसअपियर होके और यहाँ पर अपीयर हो सकता हूँ और कभी बीच के स्पेस में ना हो। आप कहोगे ये बात भी अजीब सी लग रही है हमको, तो भाई ये बहुत बेसिक बातें हैं, आपको इनको पूरा मैथमेटिकल साइंस में पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ, बहुत थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि भाई एकदम से ये बात बिल्कुल ही ओवर द टॉप भी ना जाए आपके। आपने हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन नाम सुना है कभी 2s ऑर्बिटल का? 2s ऑर्बिटल नाम सुना बेटा? 1s 2s ऑर्बिटल सुन रखा है?
कैसा कैसा होता है 2s ऑर्बिटल? स्फेरिकल होता है, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, क्या है ये? ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं? एक क्लाउड सा बनाते हैं ना, ऑर्बिटल कैसे बनता है? क्लाउड सा बनता है ना। तो तो भाई पहली बात तो जब आप 1s 2s ऑर्बिटल बनाते हो ना, उनमें आप जो क्लाउड बनाते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो कहाँ से बनाना शुरू करते हो? न्यूक्लियस के बाहर से। वो बेटा गलत है, वो भैया आशीष गलत होता है। क्लाउड कहाँ से बनाना शुरू करना होता है? एस ऑर्बिटल का, न्यूक्लियस के अंदर से। मैंने हालांकि पढ़ाया नहीं है, ये आपको पढ़ाई जाएंगे ऑर्बिटल वगैरह सारा कुछ, लेकिन जस्ट मैं आपको बता दूँ। तो एक तो यहाँ पर क्लाउड होता है 2s में, फिर क्या होती है? एक नोड, है ना, और एक फिर क्या होता है? फिर बाहर क्या होता है? क्लाउड। 2s ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल क्लाउड, नोड, स्फेरिकल लोब, ये तो होता है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1, ये तो पता होगा कौन सी 1s2 2s1। चलो मैं कह दूँ 1s0 2s1, तो 1s में इलेक्ट्रॉन है नहीं, एकमात्र इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? 2s में। तो आप मुझे ये बताओ, वही इलेक्ट्रॉन नोड से पहले भी है और वही इलेक्ट्रॉन नोड के बाद भी है, कभी नोड भी नहीं आता। वही इलेक्ट्रॉन नोड से पहले भी रहता है और नोड के बाद भी रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं किए। तो फिर वो कैसे गया यहां से वहां पर? वो कैसे जाएगा? अब बेटा समझो मेरी बात आप। दूसरा, जब आप हाइड्रोजन एटम बनाते हो तो आपने थोड़ा पढ़ा होगा आपकी 12वीं क्लास में, उसका भी हम क्या बनाते हैं? कैसा? क्लाउड सा नहीं बनाते क्या हाइड्रोजन एटम का? उसमें बहुत सारे बिंदु नहीं छपे होते आपकी बुक में। वो इलेक्ट्रॉन तो एक था, वो बादल क्यों बनाया? वो डॉट से क्यों लगाए बहुत सारे? क्योंकि वो क्या है? मल्टी एग्जिस्टेंट। मतलब बात आपको पहले पढ़ रही है, क्योंकि वो एक ही टाइम पे कई जगह एग्जिस्ट कर सकता है, उसके मिलने की संभावना को बता रहे हैं हम, वो कहाँ कहाँ मिल सकता है। बात आपको पहले पढ़ रही है, ये थोड़ा आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल मैं जस्ट आपको एक फौरी आइडिया दे रहा हूँ चीज़ों का, डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा। और एक क्या होता है क्लासिकल वर्ल्ड में, या तो कोई चीज़ क्या होती है? वेव, या कोई चीज़ क्या होती है? पार्टिकल। क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है? वेव कैसे बिहेव कर सकती है? पार्टिकल की तरह। रेडिएशन को क्या मानते हैं हम? वेव। वो कैसे बिहेव करती है? कई जगह एज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या मानते हैं हम? पार्टिकल। वो कैसे बिहेव करता कई जगह वहां पर? एज वेव। तो क्लासिकल वर्ल्ड में चीज़ें भैया तो वेव है या पार्टिकल है। क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है? हालांकि क्लासिकल वर्ल्ड में क्या होता है? पार्टिकल जो होते हैं उनके पास वेव कैरेक्टर होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, वो नज़र नहीं आता। क्वांटम वर्ल्ड में जब चीज़ें छोटी होती हैं ना, तो उनका उन पार्टिकल्स का वेव कैरेक्टर डोमिनेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा? एज पार्टिकल भी एज वेव भी। आपको ये पढ़ें कैसा, तो ध्यान रखियो। क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ें क्या होती हैं? वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। नजर आया आपको? मालूम हुआ कुछ? ठीक है। दूसरा, चलो एक और डिफरेंस बोलता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा आपको ये फैसिनेटिंग लगे, थोड़ा आपको इसमें इंटरेस्ट बने भाई। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है? ओके। क्लासिकल वर्ल्ड में अगर मेरे सामने, अच्छा अगर मान लिया MDU का गेट है, यूनिवर्सिटी गेट भाई, अगर मैं उसकी तरफ अप्रोच करूं तो मेरे सामने चार दरवाजे हैं, तो मैं एक टाइम पे कितने दरवाजों से पार होऊंगा? एक ही ना? ठीक है। लेकिन अगर मेरे ऊपर क्या लगते हो? क्वांटम के रूल। फर्ज करो हमारे ऊपर भाई क्वांटम के रूल्स लागू होने शुरू हो गए, तो जैसे ही मैं MDU के जो 4 गेट नहीं है, अरे जो मेन गेट में जो 4 दरवाजे हैं, उनको अप्रोच करूंगा ना, तो मेरी 4 कॉपीज बन जाएंगी। मनदीप दलाल में से नहीं है, 4 मनदीप दलाल कॉपीज ऐसे निकल जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, और हर एक दरवाजे में से एक कॉपी निकलेगी। यानी अगर मेरे सामने क्या है 10 दरवाजे, तो मैं 10 में से एक साथ निकलूंगा। मेरे सामने 20 दरवाजे जाए ना, तो मैं 20 दरवाजों में से एक साथ निकलूंगा। आप कहोगे ये भी थोड़ी बात वही अजीब सी लग रही है। अब बेटा बताओ, क्लासिकल वर्ल्ड में अगर मेरे सामने 3 दरवाजे हैं,
तो मैं एक टाइम पे एक इसे पास करूँगा ना। क्वांटम वर्ल्ड में अगर मेरे सामने 3 दरवाजे हैं तो मैं तीनों से एक साथ पार कर सकता हूँ। बताओ कैसे? क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में मेरा बिहेवियर क्या हो जाएगा? वेव लाइक। अभी मेरा वेव लाइक बिहेवियर डोमिनेट नहीं करता, क्योंकि मेरा पार्टिकल कैरेक्टर क्या है? बहुत डोमिनेट। लेकिन अगर मेरा मास बहुत कम हो जाए तो मेरे ऊपर कौन से रूल लागू होंगे? क्वांटम वर्ल्ड के। और मेरे पास क्या जाएगा? वेव बिहेवियर। क्या जाएगा मेरे पास? मैं हूँ पार्टिकल, मेरे पास क्या जाएगा? वेव बिहेवियर। और जब वेव 2 दरवाजों को पार करती है तो क्या होता है? मैं ये कहूँ कि यहाँ पर पानी भरा है, यहाँ पर क्या भरा बताओ भाई? पानी भरा है। और ये एक पार्टीशन है, ठीक है बात? ओके। और यहाँ पर इस पार्टीशन में मैंने 2 सुराख कर रखे हैं। अरे आपको पानी वर्टिकल नहीं है, पानी ऐसे है, मैं इसको ड्रॉ तो ऐसे करूँगा वर्टिकल, तो ये एक तालाब है यहाँ पर भाई, ठीक है बात? ओके। तो मैं यहाँ पर एक पत्थर डालूँ तो यहाँ पर एक वेव चलेगी? क्यों चलेगी भाई? नहीं। अब बताओ, अगर मान लिया यहाँ पर हम एक पार्टीशन कर दें, उसमें 2 स्लिट है, यहाँ पर मैंने एक पार्टीशन कर दिया, उसमें 2 स्लिट है। अब उस साइड से हम इस पूरे पार्टीशन पे बहुत सारे बेर फायर करें। क्या? बेर। अरे बेर तो खाने के होते हैं, तो बेर तो क्या होते हैं? पार्टिकल होते होंगे ना। तो या तो बेर कहाँ से आएगा? यहाँ से। या बेर कहाँ से आएगा? इस स्लिट में से। बाकी बेर से टकरा के रुक जाएंगे। तो बेर तो एक टाइम पे क्या होगा? तो कोई एक बेर एक टाइम पे इस स्लिट से या इस स्लिट से। बेर तो एक टाइम पे क्या होता है? एक ही स्लिट से पार होता होगा कि 2 स्लिट से? अगर आपके सामने एक दीवार है, उसमें 3 पतली पतली स्लाइड है, बोलो भाई, आप एक पत्थर मारते हो, वो पत्थर क्या एक टाइम पे तीनों से पार कर जाएगा? ये मत कहियो पत्थर रास्ते में टूट जाए तो। पत्थर नहीं टूटे तो एक टाइम पे क्या होगा? एक से पार करेगा ना, पक्की बात है। तो पार्टिकल क्या करते हैं? वो एक टाइम पे एक ही स्लिट से पार करते हैं भाई। लेकिन अब एक काम करो, अब वो पत्थर नहीं है, अगर वो पत्थर ऐसे मारूं खींच के भाई, तो क्या होगा पार्टीशन में? या तो यहाँ से यहाँ से, या पत्थर को पानी में डाल दूं तो क्या बनेगी? वेव बनेगी। और जब वेव चलेगी किसकी तरफ? इस पार्टीशन की तरफ, तो वो साइमल्टेनियसली यहाँ से ही पार होएगी। एक वेव फ्रंट यहाँ बन जाएगा, एक वेव फ्रंट यहाँ बन जाएगा। अब पड़ा होगा ना, जब वेव चलती है तो उसके सामने 2 स्लिट आ गई, तो क्या दोनों स्लिट से 2 वेव फ्रंट ओरिजिनेट नहीं होते क्या? तो क्या वेव ने साइमल्टेनियसली दोनों दरवाजों से पार किया कि नहीं किया? आ गया ना आपको? अगर यहाँ पर 3 स्लिट होती तो यहाँ पर 3 वेव फ्रंट बनते। अब समझे मैंने बात क्यों बोली थी? अगर मेरे ऊपर क्या लगते हो? क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स, और मैं अप्रोच करूँ किसी दरवाजे को भाई, 4 स्लिट है, तो मैं साइमल्टेनियसली चारों से पास कर सकता हूँ। जैसे ये वेव पास कर जाएगी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास भी क्या जाएगा? वेव कैरेक्टर। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ इसकी बातें थी। ओके, क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस, ठीक है। अब भैया का क्वेश्चन करो इसके ऊपर, ठीक है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई क्लासिकल मैकेनिक्स? ये बताओ, इनमें से कौन सी घटना क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन हो सकती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, या हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट? बताओ भाई। नहीं, एक्सप्लेन हो सकती है क्लासिकल मैकेनिक्स से। मैंने क्या बोला था कि चाहे इन घटनाओं को तो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट नहीं बचा इसके अंदर। क्लासिकल मैकेनिक्स किन घटनाओं को एक्सप्लेन करने में फेल होती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, एंड स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। फिर नहीं आया आपको? आ गया आपको भैया? ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही।
अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।